हेलो स्टूडेंट, मैं सोनू वैष्णव। आज अपन हिंदी की क्लास में पढ़ेंगे गद्य खंड से पाठ 12 लखनवी अंदाज, जिनके लेखक है यशपाल। तो अभी हम कवि परिचय करते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। आप लोग भगत सिंह और सुखदेव जी को जानते ही होंगे, वो क्रांतिकारी थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु हुई सन 1976 में। तो उनका जन्म कब हुआ? सन 1903 में, और मृत्यु कब हुई? 1976 में। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। मतलब यशपाल जी जो भी रचनाएं करते थे, उनमें जो आम आदमी के साथ जो होता है, जो घटित होता है, वो सब उनकी कविताओं या उनकी रचनाओं में होता था। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। सामाजिक विषमता, यानी कि जो समाज में बहुत तरह के जो अलग अलग सब चीज़ें होती हैं उसके बारे में, या फिर राजनीतिक पाखंड, जो विभिन्न पार्टियाँ कुछ भी करती है चुनाव जीतने के लिए या फिर अपने आप को सर्वोच्च साबित करने के लिए, रूढ़ियों के खिलाफ, जो पुराने रीति रिवाज है उनके खिलाफ उनकी रचनाएं ज़्यादा होती थी। उनके कहानी संग्रह में जैसे कि ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाय बोलिया, फूलों का कुर्ता आदि, ये सब उनकी कहानियाँ हैं। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। उनके उपन्यास का नाम क्या है? झूठा सच। जो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय जो भी कुछ त्रासदी, यानी कि मारा मारी, लहूलुहान सब कुछ हुआ था, उसके बारे में ये सब कुछ है। फिर अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरेड, दादा कामरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, उनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। मतलब ये पूरी कहानी का परिचय है। इसमें यह है कि यदि आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको मतलब आपके अंदर कुछ विचार होने चाहिए। जैसे कि आप कोई भी काम करते हो तो आपके अंदर कुछ विचार होंगे, तभी आप उस काम को आप अच्छे से कर पाओगे। तो ये लखनवी अंदाज जो हमारे आज का टॉपिक है, ये भी उसी के बारे में, यानी कि जब तक इंसान के अंदर कुछ विचार नहीं होंगे, कुछ नई चीज़ें नहीं होगी, तब तक वो किसी नए चीज़ का सृजन नहीं कर सकता। सृजन का मतलब कि रचना या फिर नया करना, ऐसा तो नहीं कर सकता। इसलिए इसमें इस कहानी के माध्यम से हमें लेखक ये समझा रहा है कि हम मतलब नया कुछ करने के लिए हमें विचारों का और हमारा दिमाग का मतलब सजग होना ज़रूरी है। चलिए हम अभी कहानी पे आते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। मतलब कि जो कवि है, अपने जो लेखक है, वो पैसेंजर ट्रेन से मतलब जाने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लेके उसमें चढ़ते, क्योंकि सेकंड क्लास में आराम से चढ़ने को मिल सकता है, उसमें भीड़ ज़्यादा नहीं होती है और उनको मतलब नए नए चीज़ों के बारे में, यहाँ प्राकृतिक दृश्यों के बारे में सोचने के लिए मतलब आराम से बैठ कर वो सोच सकते हैं। गाड़ी छूट रही थी, मतलब गाड़ी स्टेशन से निकल रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। मतलब निर्जन का मतलब खाली नहीं था। मतलब उन्होंने ऐसा अनुमान लगाया था कि सेकंड क्लास में टिकट लेके चढ़ना पड़ता है, इसलिए कम लोग ही हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। मतलब बर्थ यानी एक सीट पर
लखनऊ के जो नवाब है, क्योंकि हम किसी भी इंसान को उसके पहनावे से पहचान सकते हैं। तो लेखक ने भी उनको पहचान लिया कि एक सफ़ेद कलर की ड्रेस में बाल्टी मार के, यानी कि दोनों पैर को इकट्ठा करके एक सज्जन बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। मतलब खीरे यानी कि जो ककड़ी होती है वो तो उन्होंने सामने रखी हुई थी। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखा। मतलब कि हम अचानक ट्रेन में चढ़ गए तो उनको ऐसा हुआ कि वो जो अकेलेपन में कुछ सोच रहे थे उसमें उनकी बाधा डाली। विघ्न का मतलब होता है बाधा। सोचा हो सकता है ये भी कहानी के लिए सूझ चिंतन की चिंता में हो। मतलब ये भी कुछ नया रचने के लिए शायद उसकी चिंतन कर रहे हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, या फिर उनको ऐसा लगे कि ये क्या सोचेंगे कि मुझे खीरे का शौक है, तो इसलिए उनको संकोच मतलब शर्म महसूस हो रही थी। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। मतलब कि हम लोग क्या होते हैं कि जल्दी ही ट्रेन में चढ़ के फैमिलियर हो जाते हैं। मतलब आप कहाँ से हो, अच्छा कहाँ जा रहे हो आप, लेकिन नवाब साहब ने ऐसा कुछ भी उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आके चुरा ली, क्योंकि फिर उन्होंने कुछ आगे से नहीं किया तो हमें भी लगा कि भाई हमें भी आगे से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा भी अपना आत्मसम्मान है। सो हमने भी अपनी आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, क्योंकि ये तो लेखकों का काम है। लेखक लोग हमेशा ही विचारते, कुछ नया सोचते हैं और कुछ नया लिखते हैं। तो ये उनकी कल्पना के संसार में जाने की उनकी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया होगा। मतलब नवाब साहब को ये असंतोष इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि शायद वो सेकंड क्लास का उन्होंने टिकट लिया है तो वो आराम से शांति से मतलब अकेले यात्रा कर सकते हैं, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंजिले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए, मतलब और किसी आदमी के सामने खीरा कैसे खाए, कि उनको तो यही लग रहा था ना कि वो अकेले ही होंगे उस डिब्बे में। तो अभी उनको संकोच हो रहा है कि अब वो खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे, मतलब आंखों चुराते हुए चुपके उनको देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी को खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। मतलब थोड़ी देर उन्होंने बाहर खिड़की से देखा कि गाड़ी रुकी होगी, फिर उन्होंने स्थिति पर शायद गौर किया। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया, आदाब अर्ज। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने हमें बुलाया कि आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे, मतलब आप खीरे खाएंगे क्या। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहिए। मतलब उनको ऐसा लगा कि शायद इनको पूछ लेते, क्योंकि उनको ऐसा लगा होगा कि ये खीरे को देख रहे हैं इसलिए उनको पूछ लिया। तो लेखक ने भी सोचा कि हम भी कोई मामूली नहीं है कि इनकी हरकत में जल्दी से आ जाए। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरे के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें खोद कर जाग निकाला, मतलब उनके अंदर से बीज निकाले। फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी कि बहुत अच्छे से छील कर उनको छीला। फिर फाकों को यानी कि अलग अलग छीरी में उनको काट कर तौलिए पर सजाते गए, मतलब एक एक तौलिए पर रखते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहकों के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़ियाँ भी हाजिर होती। हम भी देखते हैं, अमूमन ट्रेन में जाते हैं तब कि कुछ न कुछ बेचने वाला थे, खीरा काकड़ी टोमेटो, तो उनके पास सब चीज़ें होती है, जैसे कि उसमें डालने के लिए नमक, जीरा,
लाल मिर्ची, ये सब वो पुड़िया बना के रखते हैं। तो उन लखनऊ स्टेशन पे जब खीरा जो बेचने वाले तो उनके पास भी सब कुछ होता है। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फाकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी, यानी कि उन पर डाल दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा होता है कि चेहरे का जो भाव होते हैं वो, और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। जैसे कि हम भी कोई हमारी फेवरेट चीज़ जो हमें बहुत पसंद है, हमारी मन पसंद चीज़ हमारे पास हो, तो हम कितनी कल्पना करते, वाह क्या स्वाद आएगा इसको खाने से। तो वो भी शायद ऐसा लग रहा है कि उनके चेहरे के भाव से या उनके जो मुख मंडल के जो मतलब वो बोलना चाह रहे उससे ऐसा लग रहा है कि वो शायद खीरे के खाने की बहुत कल्पना से भी मतलब बहुत खुश है। हम कनखियों से मतलब हम चुपके से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए। मतलब क्योंकि वो लखनऊ के नवाब हैं तो नॉर्मल ऐसे तरीक़ों से तो नहीं रह सकते, लेकिन उनको खीरा पसंद है तो वो खाए बिना रुक भी नहीं सकते। इसलिए हमने सोचा कि ये रईस बन रहे, लेकिन हम मतलब ये लोगों की नज़रों से बचना चाहते कि कहीं इनको हमारी असलियत के बारे में पता न चले। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। भला शौक़ कीजिए, मतलब कि भाई साहब शौक़ मतलब लीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, ये लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में ज़रूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं, मतलब इस वक्त खाने का भूख महसूस नहीं हो रही। मैदा जरा कमज़ोर, यानी कि पेट थोड़ा कमज़ोर है। किबला शौक़ फरमाएगा, मतलब आप अपना शौक़ पूरा कीजिएगा। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के सहयोग से चमकती खीरे की फाकों को और देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, मतलब जोर से श्वास लिया। फिर खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद से पलके मूंद पलके मूंद गई। मुंह में पानी भर आए, पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। देखो अभी इनकी लखनवी अंदाज देखिए कि इतनी देर से तो उनके वो खीरे को देखकर मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने कैसा शौक़ फरमाया कि मुंह तक लेके गए, फिर इसको खाया नहीं। मतलब जो उसको देख के मुंह में पानी उसको गले से नीचे उतार दिया, उस फाके को खिड़की के बाहर फेंक दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसवादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब इनके देखो नवाबी शौक़ देखिए कि वो खीरे को अपनी नाक तक ले जाते, उसकी सुगंध लेते, वासना मतलब उसकी सुगंध, और उससे ही उसका रसवादन करके उन फाकों को वापस खिड़की के बाहर फेंक देते। मतलब ये एक अलग शौक़ है। जो भी बड़े बड़े लोग होते हैं उनके सब अलग शौक़ होते थे, ये भी नवाब साहब का एक अलग शौक़ है। नवाब साहब ने खीरों की सब फाकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि ये है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब वो हमें अपनी रईसी दिखा रहे कि देखो हमने खाया नहीं, खिड़की से बाहर फेंक दिया, और ये है हमारे खानदानी रईस यानी कि पैसों वालों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। हम तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। ये खानदानी तहजीब, नफासत और नवागत। फिर मतलब जो क्रिया नवाब साहब ने की उससे वो थक गए और वो लेट गए, और हमने ये सोचा, तस्लीम यानी कि मतलब एक तरह से शिक्षा बोल सकते हैं, या हम ये सोच में पड़ गए कि ये देखो खानदानी मतलब जो लोग अपने आप को रईस समझते हैं उनकी ये तहजीब, मतलब उनका ये करने का तरीका, उनकी जो नफासत और नजाकत, ये देखिए ये इस तरीके से होते हैं। मतलब ये लोग अपने आप को रईस साबित करने के लिए क्या करते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है। क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति
भी हो सकती है। मतलब ये एक तरीका है कि सुगंध लेके हम हो सकते कि हाँ भाई हमारा पेट भर गया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कभी हमें भूख लगी हो या किसी चीज़ की हमें मन में आई हो और वो सिर्फ हम नाक तक सूंघ कर क्या हम तृप्त हो सकते हैं, लेकिन ये एक दिखावा है। और ये दुनिया आजकल दिखावे से ही चलती है कि लोग दिखावा करके अपने आप को तृप्त यानी कि संतुष्ट मान लेते। तो उन्होंने नवाब साहब ने भी ऐसा ही किया है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और देखिए मज़ा तो देखिए उनका कि उन्होंने सिर्फ सूंघा और उससे उनको पेट भर गया और उनको डकार भी आ गई। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है यानी कि बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे का बोझ डाल देता है। मतलब होता तो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा होता है, लेकिन ऐसे ही हमारे पेट में ये बोझ डाल दी। ज्ञान चक्षु खुल गई, मतलब मेरी आंखें खुल गई। पहचाना, अरे ये तो नई कहानी के लेखक, मतलब इससे लेखक को एक नई कहानी मिल गई। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों को लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। मतलब इसका शीर्षक आपको समझ में आ गया कि देखो मात्र खीरे की सुगंध लेने से उनका पेट भर गया, तो क्या बिना विचार यानी कि हम कुछ सोचे नहीं, हमारे सामने कोई घटना नहीं हो, हमारे सामने कोई पात्र नहीं हो, तो उससे क्या लेखक अपनी इच्छा से कोई कहानी नहीं लिख सकता है क्या। तो ये हमारी आज का कहानी, मतलब इस तरीके से हमें ये समझा रहे कि लोगों के तरीके अलग अलग होते हैं। वो अपने आप को कुछ अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा लोगों को बताने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हमारे नवाब साहब ने क्या किया, खीरे की ककड़ी को सिर्फ सूंघ के बाहर फेंक दिया, और ये उनका अजीबोगरीब शौक है। तो इससे मतलब कि हम लेखक जो होते हैं वो तो वैसे ही सृजनशील होते हैं, वैसे ही विचारशील होते हैं, लेकिन वो यदि लेखक की इच्छा है कि कुछ लिखे तो वो कुछ भी लिख सकते हैं। तो आज का हमारा ये गद्य पाठ खत्म हुआ और इसके जो शब्दार्थ है वो आपने देख लिए और कवि परिचय आपने समझ लिया। इसमें आप कवि परिचय में आपको उनकी किताबें, लेखक का नाम और लेखक की जन्म और लेखक की मृत्यु, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अभ्यास प्रश्न हम कल करेंगे। थैंक यू।